एवरीवन, हम आपके साथ एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम यूजीसी नेट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूजीसी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। यूजीसी का जो गठन था, यूजीसी का जो फॉर्मेशन था वो किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, सर्जेंट कमीशन, कोठारी कमीशन। अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन। बात करते हैं यूजीसी के बारे में। यूजीसी को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1953 में। और इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन कब दिया गया था? 1956 में। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इसको कब दिया गया था? 1956 में। यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और बात करते हैं यूजीसी के बारे में, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में आपको बताती हूँ यूजीसी के बारे में। और अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इस्टेब्लिशमेंट मैंने बता दिया। और इसके जो प्रेजेंट में हेड है वो कौन है? धीरेन्द्र पाल सिंह, डीपी सिंह, धीरेन्द्र पाल सिंह। और आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश पर यूजीसी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की बात करें, ये जो डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन है इसे हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। और इसको कब अपॉइंट किया गया था इस कमीशन को? तो इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था 1948 से लेके 1949 तक। ओके। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैल्यू एजुकेशन मेक्स अ स्टूडेंट, वैल्यू एजुकेशन मेक्स अ स्टूडेंट गुड सिटीजन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पॉपुलर टीचर, एफिशिएंट मैनेजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुड सिटीजन। पहले बात करते हैं कि वैल्यू एजुकेशन क्या है। अगर हम बात करते हैं वैल्यू एजुकेशन, तो वैल्यू एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें हम मतलब जो बच्चे होते हैं ना उनमें मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हैं, उनमें मोरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें एक अच्छा इंडिविजुअल, उनकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने की बात करते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिनमें बच्चों में वैल्यूज़ जो होती हैं वो डेवलप करी जाती हैं। जैसे आपको बचपन में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था मोरल साइंस। उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, एम क्या था? वो यही था कि आपके अंदर अच्छी अच्छी गुड मोरल वैल्यूज़ जो हैं वो आपके अंदर लाई जाएं। तो इस वजह से वैल्यू एजुकेशन जो होती है वो क्या बनाएगी? सिटीज़न को एक अच्छा सिटीज़न बनाने के काम आती है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी गलत है, पॉपुलर टीचर भी गलत है, और एफिशिएंट मैनेजर ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज़ पॉसिबल थ्रू। अगर हमें अपने स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करवाना है तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है? ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड कैसे हो सकता है? लेक्चर मेथड तो खुद एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। ये सारा फोकस टीचर पे होता है क्योंकि टीचर क्लास में आती है और वो अपना लेक्चर देती है, बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये बिल्कुल अदर पर्सपेक्टिव होता है इस मेथड का। कोई इम्पोर्टेंस इसमें स्टूडेंट्स को नहीं दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ सारा फोकस टीचर पे ही रहता है। तो इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक, जहाँ पे टेक्स्ट बुक आ गया तो वहाँ तो बच्चों का रोल ही ख़त्म हो गया। और आजकल का जो टीचिंग का माहौल है वो कैसा है? हमें तो बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना है, उन्हें रियल एटमॉस्फेयर में लेके जाना है, वो चीज़ों को करें, हमें उनसे करवानी है चीज़ें, उनके थ्रू उन्हें सिखाना है, खुद से नहीं सिखाना है, किताबों के थ्रू से उन्हें कुछ नहीं सिखाना है, उन्हें एक्टिविटीज़ में एंगेज करना है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया।
ऑडियो विजुअल मेथड बहुत अच्छा मेथड है ऑडियो विजुअल, कि हाँ हमने ऑडियोज़ का यूज़ किया, विजुअल्स का यूज़ किया, कोई चार्ट्स बना लाए, कुछ एक्टिविटीज़ करा ली हम लोगों ने, तो ये बहुत अच्छा मेथड है ऑडियो विजुअल का। मतलब कि जैसे कि विजुअल में हम चार्ट्स प्रिपेयर कर लाएं, एक फिल्म बना लाए, तो ये ऑडियो विजुअल मेथड है, अच्छा मेथड है। बट डिस्कशन मेथड ये बहुत अच्छा मेथड है, और हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डिस्कशन मेथड। क्योंकि डिस्कशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें टीचर भी इन्वॉल्व है, और सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व जो होंगे वो बच्चे होंगे। अगर जब डिस्कशन होगा ना, तो बच्चों के माइंड में क्या आती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आती है, एक अपना पक्ष रखता है, दूसरा अपना पक्ष रखता है, तो बच्चे जो होंगे ना वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, और डिस्कशन करने में तो बच्चों को वैसे ही अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव मेथड है, सारे बच्चे इनकलकेट होंगे, इन्वॉल्व होंगे इस मेथड में, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का उनकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, इसमें तरह तरह के आइडियाज़ जनरेट होते हैं। तो ये मेथड जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है अगर हमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करना है बच्चों का। तो राइट आंसर क्या होगा, डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय, किसी भी रिसर्च की जो डेप्थ है उसको हम कैसे जज करेंगे। टाइटल ऑफ द रिसर्च, कैसे जज कर सकते हैं किसी भी रिसर्च की डेप्थ को, हम सिर्फ टाइटल की वजह से तो नहीं जज कर सकते ना। हो सकता है कि टाइटल छोटा है तो क्या मतलब कि रिसर्च भी छोटी होगी, नहीं। तो किसी भी टाइटल से हम जज नहीं कर सकते हैं कि उसका जो रिसर्च का डेप्थ है, रिसर्च की जो गहराई है वो उतनी ज़्यादा होगी या नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, हाँ हमने मतलब रिसर्च में अपने क्या ऑब्जेक्टिव रखे हैं, उसको अचीव करने में कितना टाइम लग रहा है, तो बेसिकली हम डेप्थ जो है वो पता कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। कुछ कई रिसर्च ऐसी भी होती हैं जहाँ पर डेप्थ में नहीं जाना होता और फिर भी हम पैसा इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। टाइटल ऑफ द रिसर्च भी गलत। ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च, रिसर्च जितनी लंबी खींच लो बट आपने अगर आउटपुट नहीं दिया अच्छा, तो वो रिसर्च कहाँ से आपकी डेप्थ को शो करेगा। तो सबसे बेस्ट है जो है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, कि आपने अपने रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं। आपके अगर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे रखे हैं, डीप रखे हैं, तो वो डिसाइड करेंगे ना आपकी क्या ऑब्जेक्टिव, आप क्या अचीव करना चाहते हो अपनी रिसर्च में। तो डेप्थ किसके थ्रू पता लगेगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नंबर सीरीज से क्वेश्चन 1 1 2 6 2 4 2 4 क्वेश्चन मार्क 7 2 0। अगर हम बात करते हैं नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला तरीका है कि आपको देखना है कि इनमें गैप कितना है। हमें क्या देखना है, इनमें गैप। मैंने पहले देखा कि यहाँ पे है 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 6, फिर क्या है 24 एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड देन 720। अगर हमारी सीरीज़ में ज़्यादा चेंज नहीं आता, जैसे अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 14 है, ऐसे आता, तो मैं क्या गैस लगाती कि इसमें या तो प्लस हो रहा होगा या फिर माइनस हो रहा होगा, या एडिशन हो रहा होगा या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। लेकिन अब क्या मैंने देखा कि ये सीरीज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, 720 तक यहाँ पे हो गया है। तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ऐसे आपको गैस लगाना है। कुछ लोग सोचते होंगे अरे इन्हें तो आंसर पता ही होगा, तो ये तो बता ही देंगे कि हाँ ये मेथड लगना है। लेकिन ये आप खुद भी जब लगाने लगोगे ना, जब आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप भी समझ जाओगे कि इसमें एडिशन होगा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। बात करते हैं क्या होगा अब तरीका। पहले था 1, फिर हो गया 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, फिर 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, फिर 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, फिर 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट देखिए, 24 इंटू 5 इक्वल्स टू 120, 120 इंटू 6 इज इक्वल्स टू
720। तो राइट आंसर क्या है 720, सॉरी 120। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा 120। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन में स्टडी करते हैं जब हम टाइम के रोल के बारे में? तो ऑप्शन है काइनेसिक्स, प्रोक्सेमिक्स, क्रोनेमिक्स या नन ऑफ द अबव। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। काइनेसिक्स क्या है? काइनेसिक्स ये एक नॉन वर्बल है। बेसिकली ये तीनों ही नॉन वर्बल की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो काइनेसिक्स हो, प्रोक्सेमिक्स हो या क्रोनेमिक्स हो। काइनेसिक्स की अगर हम बात करते हैं तो काइनेसिक्स में क्या होता है कि बॉडी मूवमेंट और गेस्चर्स के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे विक्ट्री का सिंबल बनाते हैं लोग, तो उससे क्या शो होता है, ये आपके बॉडी मूवमेंट या जेस्चर्स के थ्रू शो हो रहा है। तो ये क्या होता है काइनेसिक्स में हम कैसे स्टडी करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू। और अगर बात करते हैं प्रोक्सेमिक्स क्या होता है, प्रोक्सेमिक्स का मतलब होता है स्पेस के थ्रू। जब हम किसके थ्रू देखते हैं, स्पेस, कि आपसी कम्युनिकेशन को जज करती हैं किसके थ्रू, स्पेस के थ्रू। जैसे कोई मेरी फ्रेंड है या मेरा कोई फैमिली मेम्बर है, तो क्या मैं उसके साथ ज़्यादा स्पेस मेंटेन करूँगी? नहीं, हम लोग बिल्कुल इंटीमेट होकर आपस में बात कर रहे हैं। तो ये कैसा होता है, ये प्रोक्सेमिक्स में आता है। जैसे इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज, एडवर्ड टी हॉल ने बेसिकली ये कंसेप्ट दिया था, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो प्रोक्सेमिक्स का मतलब होता है कि आपस में जो दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच का स्पेस कितना है। अगर मैं फ्रेंड्स के साथ नॉर्मली बात कर रही हूँ, रिलेटिव्स के साथ बात कर रही हूँ या अपने मम्मी पापा साथ बात कर रही हूँ, तो हमारा जो स्पेस लैंग्वेज होगा वो इंटीमेट होगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि अब मैं अपने बॉस के साथ भी इंटीमेट हूँ, तो उनके साथ जो मेरा डिस्टेंस होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। तो ये स्पेस के थ्रू जब हम जज करते हैं कम्युनिकेशन को, तो उसे हम बोलते हैं प्रोक्सेमिक्स। क्रोनेमिक्स का मतलब होता है कि जब हम टाइम को जज करते हैं, मतलब रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि डैश इज़ द स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, तो वो होता है क्रोनेमिक्स, कि आप टाइम को कितना महत्व दे रहे हो अपने कम्युनिकेशन में। कुछ लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें टाइम पे कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, तो वो परेशान होने लगते हैं। स्पेशली मैं, अगर मुझे टाइम में कोई चीज़ नहीं मिलती तो मैं परेशान हो जाऊँगी। मेरे साथ तो ऐसा भी है कि अगर मुझे कोई भी चीज़ चाहिए, अगर मैंने अपने मुंह से निकाल दी है, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल टाइमिंग पे चाहिए। अगर मुझे नहीं मिलती तो मैं पूरा घर अपने सर पे उठा लेती हूँ। तो ये मेरे साथ है, मैं बिल्कुल भी टाइम के लिए पेशेंस नहीं है मुझ में इस चीज़ का। तो ये होता है क्रोनेमिक्स का मतलब कि टाइम का क्या रोल है कम्युनिकेशन में, कि लोग पंक्चुअल होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर फॉर टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ, मतलब कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे पूछा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा कारण हो सकता है एक टीचर के फेलियर के लिए। सबसे पहला है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ये भी है कि अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे पढ़ाओगे। अगर आप आपस में एक रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हो बच्चे और आप में, तो आप कैसे पढ़ाओगे। तो ये भी रिलेशन एक फेलियर का रीज़न ज़रूर है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपके सब्जेक्ट में कमांड नहीं है तो ये आपका सबसे बड़ा फेलियर है, आप स्टैंड नहीं कर पाओगे। तो ये जो है ये सबसे बड़ा रीज़न है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो है टीचर के लिए। क्योंकि टीचर का रोल क्या है, सबसे पहले ये सब तो बात की बात है ना, कि उसकी पर्सनैलिटी में ये नहीं है, वो क्लास को स्ट्रिक्टनेस नहीं मेंटेन कर पा रही, ये सब तो बात की बातें हैं ना। पहले तो उसका रोल क्या है, पढ़ाने का। जो टीचर एक अच्छा अपनी कमांड रखती है ना सब्जेक्ट पे, वो ये सब चीज़ों को मेंटेन कर सकती है, चाहे वो स्ट्रिक्टनेस हो
चाहे वो डिसिप्लिन हो, किसी भी चीज़ को मेंटेन कर सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि उसे अपने सब्जेक्ट में कमांड होना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर ये नहीं जान पाएगी कि उसे पढ़ाना क्या है या उसे कुछ पता ही नहीं अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो बच्चे भी शोर मचाएंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो होता है या कॉज जो है फेलियर का, वो यही है। नेक्स्ट, अगरतला इज रिटन इन कोड एज दिस, द कोड फॉर आगरा इज। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, जहाँ आपको अगरतला का कोड दिया हुआ है और आपको आगरा का कोड निकालना है। सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। क्या करना है, अगरतला का कोड लिख लो यहाँ पे, ए क्या है 1, जी क्या है 4, ऐसे ही आप लिख लो। अब हमें किसका पता करना है, आगरा का। यहाँ पे ए क्या है 1, जी क्या है 4, आर का क्या है 6 एंड ए का क्या है 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1461। नेक्स्ट, इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़ में हमें मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। देखिए 4, 16, 4, 16, 8, 64, क्वेश्चन मार्क 256। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे था 4, फिर क्या हो गया 16, हो सकता है 4 का मल्टीप्लिकेशन हुआ हो, 4 इंटू 4 हुआ हो। ये मैं ऐसे बता रही हूँ कि क्या लॉजिक लगा सकते हैं। फिर 16 का 8 में हो गया तो डिवाइड बाय 2 हो सकता है। फिर 8 का क्या हो गया 64 में हो गया, तो ये क्या हो सकता है इंटू 8 हो सकता है। बट ये तो कोई भी लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा। फिर देखते हैं और क्या रूल लगेगा। वेट, और अगर हम बात करते हैं, ये है 4, 16, 8, 64, 256। अगर आपको स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स नहीं पता है तो पहले आप उसको ज़रूर याद करिएगा। जैसे देखा ये 4 है तो ये किसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो गया। ये क्या है 16 है, ये किसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर होगा। ये क्या है 8 है, ये क्या है 64 है। यहाँ से आप लॉजिक पकड़ लेंगे। देखिए ये 4 किसका स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 8 का स्क्वायर क्या है 64। अब यहाँ पे दिया है 256, तो 256 किसका स्क्वायर होगा 16 का स्क्वायर होगा। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक लॉजिक लगाओगे, दो लॉजिक लगाओगे, तो कभी ना कभी आपको समझ आ ही जाएगा। बस जो नंबर सीरीज़ होती हैं वो प्रैक्टिस मांगती हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ही जल्दी इनको सॉल्व कर पाओगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड थैंक यू, बाय।